नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती हैं, यह कैसे बनाई जाती हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनके डीएनए में चेंजिंग कर दी जाती है, यानी उनके डीएनए के एक सेगमेंट को या तो बदल दिया जाता है या फिर उसको कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। अब डीएनए कई सेगमेंट का बना होता है। अब इन डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं, यानी हम एक तरह से कहें कि इसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, या तो इसके जीन को निकाल दिया जाता है या फिर इसको बदल दिया जाता है किसी दूसरे फॉरेन जीन से। फॉरेन जीन उसे कहते हैं जो किसी दूसरे जीव से या दूसरे पौधे से लाया जाता है। अब यह जीन लाए क्यों जाते हैं? ये इसलिए लाए जाते हैं कि हमें कोई विशेष कैरेक्टर चाहिए होता है उस क्रॉप में, तो इसके लिए वो दूसरे क्रॉप में जिसमें वो कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर, क्योंकि जीन किसी विशेष कैरेक्टर के जिम्मेदार होते हैं, तो जो उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार जीन होता है उस जीन को निकाल कर इस पौधे के बीज में, उसके डीएनए में डाल दिया जाता है। और या तो उसको या फिर किसी क्रॉप में कोई कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए तो उस कैरेक्टर वाले जीन को निकाल ही दिया जाता है। तो इस तरह से बनी क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। तो अब जीन होते क्या है ये तो हम लगभग समझ गए, लेकिन फिर दोबारा समझते हैं कि मान लीजिए एक सेल यानी एक कोशिका है। अब इस कोशिका में एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का कंडेंस्ड रूप होता है, यानी एक तरह से कहें कि सघन रूप होता है डीएनए का। अब इसको थोड़ा हम अगर खींचे यानी विरल करें तो इसमें हमें सेगमेंट दिखाई देते हैं। जो इसमें जो सेगमेंट दिखाई देते हैं उस एक सेगमेंट को ही हम जीन कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार जीन को निकाला जाता है या डाला जाता है। तो मान लीजिए कि एक डीएनए का सेगमेंट है। अब इसमें एक जीन को निकाल दिया जाता है और यहाँ पे दूसरा जीन शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर इधर देखिए कि इस जीन को कम्प्लीटली निकाल ही दिया जाता है। जानेंगे कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की क्या स्थिति है। तो 2002 में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद 2005 में हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता नॉर्मन ई बोरलॉग इंडिया में आए थे 2005 में। तो उन्होंने कहा था कि हम भूखों मरें, इससे बेहतर है कि हम जीएम फूड खाकर मरें। यानी एक तरह से कहें कि उन्होंने इंडिया में आके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को प्रमोट कर गए थे। तो 2005 में बीटी ब्रिंजल इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, और फिर इधर 2006 में कुछ कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी 2009 में बीटी ब्रिंजल के सीड प्रोडक्शन के लिए महाइको और मोनसैंटो दो कंपनियों को सीड प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। 2012 में संसदीय कमेटी ने भी इस पर सभी ट्रायल के लिए रोक लगाने को कहा। 2013 में सभी फील्ड ट्रायल को रोक दिया गया। जब 2014 में यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 11 फसलों के लिए फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी। फिर जब एनडीए सरकार बनी यानी बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने 21 फसलों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए मंजूरी दे दी। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और उससे लोगों की जनता से राय मांगा कि इसके लिए क्या विचार है लोगों का। और आज के दिन में 20 क्रॉप के फील्ड ट्रायल विभिन्न स्टेज पर चल रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की शुरुआत 1980 के दशक में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 90 के दशक में यह कमर्शियली वहाँ ग्रो होने लगा था। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के हानियाँ और लाभ क्या हो सकते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। इसमें नो डाउट कि उसमें हम जब एक विशेष कैरेक्टर के जीन ऐड कर लेते हैं, इसलिए उसमें नो डाउट कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और विटामिन प्रोटीन सब में वृद्धि तो होगी, न्यूट्रिशियस तो होंगे वो। दूसरा कि इसमें जो है उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए जो है उससे प्रॉफिट भी होगा।
तीसरा ये कि उसमें मार्केट में जब वो ज़्यादा चीज़ होगी तो वो सस्ती हो जाएगी, यानी फूड सस्ते मिलेंगे। दरअसल इसके सीड तो शुरुआत में अभी महंगे हैं, पर जब ये कमर्शियली अगर होने लगे तो इसके सीड मार्केट में उपलब्ध रहेंगे, तो इससे जो है ज़्यादा महंगा नहीं होगा। और अब हम समझ लेते हैं कि इसकी हानियाँ क्या हैं। तो हानियाँ ये हैं कि यह बहुत ज़्यादा चांस है कि यह एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर सकती है। मान लीजिए कि अगर उसमें जीन चेंज कर दिया जाएगा तो दूसरे प्रकार का पौधा बन जाएगा, इस तरह एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि उसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होते हैं उन पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जब वो पौधे को खाएंगे तो उनमें भी जीन परिवर्तन संभव हो जाएगा। कुछ जेनेटिकली नॉन जेनेटिक हर्बिसाइड हैं जो एनिमल को हानि पहुंचा सकती हैं। और इसकी हानियाँ ये हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो जीन एक पर्टिकुलर क्रॉप में काम कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वह जीन वही काम करेगा जब दूसरे किसी प्लांट के जीन में शिफ्ट किया जाएगा। तीसरी यह कि ऐसा भी, और अगली हानि यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सही कैरेक्टर ही जाएगा, कोई अवांछनीय कैरेक्टर भी जा सकता है। और इसका एक और हानि यह है कि यह जो है अपना रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ती है, जो मृदा में 6 वर्ष तक रहता है। अब यह रेजिडुअल इफेक्ट जो है मृदा में उपस्थित रेगुलेटर्स को, जो हमारे क्रॉप को सहायता करते हैं, उनको नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से इसकी हानियाँ हो सकती हैं। और अगर ये कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।